टाइम था 18 जुलाई 2009 का, जब कैथी के पास काफी सारे लोगों का कॉल आता है कि आपके भाई की शॉप आज बंद है। इसके भाई मिन ली की एक न्यूज़पेपर एजेंसी थी और आज वो काम पर नहीं गया था। ऐसा आज से पहले कभी भी नहीं हुआ, क्योंकि अगर मिन ली को देखा जाए तो वो संडे को भी काम करता है। कैथी को भी ये बात समझ नहीं आई कि ये लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मेरा भाई तो संडे को भी दुकान खोलता है। उसने मिन ली के पास कॉल की, लेकिन उसने कॉल नहीं उठाई, तो वो चिंता करने लगती है और उसने अपने पति रॉबर्ट से कहा कि इस तरह मेरे पास उसके रेगुलर कस्टमर्स के कॉल आ रहे हैं और मुझे नहीं पता कि मेरा भाई अभी तक दुकान पर क्यों नहीं पहुंचा, तो हमें चलकर उन्हें संभालना चाहिए, क्योंकि उनके घर की दूरी उनके भाई के घर से लगभग 100 या 150 मीटर थी। कैथी अपने भाई के घर पर पहुंचती है और उसने जैसे ही डोर नॉक किया तो उसे पता चलता है कि ये डोर तो पहले से ही खुला है। वो थोड़ा अंदर घुसती है। अंदर घुसते ही उसने पाया कि सारे के सारे परिवार वालों की सारी चप्पलें बाहर उतरी हुई हैं, तो उसे यही बात समझ आई कि वो सभी लोग अंदर ही हैं। लेकिन जैसे ही वो अंदर घुसती है और वहां पर मौजूद माहौल को जब उसने देखा तो वो बड़े ही बुरे तरीके से घबरा गई, क्योंकि पूरे घर में सिर्फ खून फैला हुआ था। उस घर में लगभग 5 से 6 लोग रहा करते थे, लेकिन इस टाइम अगर देखा जाए वहां पर सिर्फ खून फैला हुआ था। लेकिन इन लोगों के साथ यहाँ पर क्या घटा था जिसके कारण यहाँ पर मौजूद कोई भी व्यक्ति अब जिंदा नहीं था? क्या इनके घर पर चोरी हुई थी या फिर मिन ली का ही कोई दुश्मन था? इन सभी बातों को जानने और समझने के लिए हमें इनकी पूरी की पूरी स्टोरी को शुरू से समझना होगा। दोस्तों, ये घटना है नॉर्थ ईपिंग ऑस्ट्रेलिया की, जहां पर मिंग ली अपनी वाइफ लिली और अपने 3 बच्चे, सबसे बड़ी बेटी ब्रेडा, उससे छोटा लड़का हेनरी और उससे छोटा लड़का टेरी अपने परिवार में बड़े ही मजे से रह रहे थे। इन लोगों के साथ लिली की छोटी बहन इरियन भी रहा करती थी। मिन ली की फैमिली के पास इतने ज्यादा पैसे नहीं थे, तो वो अभी भी सिर्फ और सिर्फ काम धंधे पर फोकस कर रहा था कि वो कौन सा ऐसा काम करे जिससे उन लोगों के पास इतने पैसे आ सकें कि वो लोग खुलकर अपना खर्चा कर सकें। और इन सभी चीजों को सोचते सोचते उसके दिमाग में ये बात आई कि क्यों न वो एक न्यूज़पेपर एजेंसी खोल ले। और उसने ऐसा ही किया। सारी की सारी जिस भी तरह की उसे नॉलेज चाहिए थी उन सभी चीजों के बारे में जानने के बाद आखिरकार उसने अपनी एक एजेंसी खोल भी ली और उसके ऊपर उसने दिन रात मेहनत की, जिसके चलते उसका रिजल्ट भी उसके सामने काफी ज्यादा अच्छा आया, जिससे उसने काफी सारे पैसे कमाए और इन्हीं पैसों के बदले उसने अपने लिए एक काफी अच्छा घर खरीद लिया। अभी भी उसका रोजगार बड़े ही अच्छे से चल रहा था, तो उसने अपनी बहन कैथी की तरफ भी ध्यान देना शुरू किया, क्योंकि उसके पति रॉबर्ट को अगर देखा जाए तो वो पहले एक आंख नाक और गले का डॉक्टर था, लेकिन वहां पर उसका हाथ नहीं जचा, जिसके चलते उसने ऑस्ट्रेलिया में जाकर एक रेस्टोरेंट चलाया। लेकिन इसके रेस्टोरेंट को भी देखा जाए तो वो भी पूरी तरीके से फेल हो चुका था। रॉबर्ट वैसे तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन चाइनीज कल्चर की तरह से देखा जाए तो वो पूरी तरीके से अपनी जिंदगी में एक फेलियर व्यक्ति था, क्योंकि उसने जिस भी तरीके से अपना काम करना चाहा उसे सिर्फ और सिर्फ असफलता ही हाथ लगी थी। अभी भी वो लगातार संघर्ष कर ही रहा था कि दूसरी तरफ मिन ली ने अपनी बहन कैथी से कहा कि क्यों न तुम लोग हमारे पास ही आ जाओ और तुम्हारे रहने का यहाँ पर मैं प्रबंध कर दूंगा। रॉबर्ट जिस भी तरह का काम करता है वो यहाँ पर शुरू कर लेगा और उतना भी हो सकेगा मैं आप लोगों की यहाँ पर मदद करूंगा। उसने कैथी और रॉबर्ट को भी अपने घर के थोड़ा नजदीक ही एक नया घर दिलवा दिया, जहाँ पर वो लोग रहने लगते हैं। और मिन ली के पास जब थोड़े और पैसे हुए तो उसने अपने माता पिता को भी अपने पास बुला लिया और उन लोगों को भी वहीं पर एक घर दिलवा दिया। अब वो तीनों ही फैमिली वहां पर सेटल हो चुकी थी और मिन ली तो अपने न्यूज़पेपर वाली जो उसने एजेंसी खोली थी उसके ऊपर पूरा ध्यान उसने दे ही रखा था। वो हर रोज ज्यादा से ज्यादा टाइम अपना शॉप पर बिताने की कोशिश करता और किसी भी तरीके से अगर देखा जाए तो उसने अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। वो हफ्ते के 7 दिन काम किया करता था और जब संडे होता, अक्सर छुट्टी हो जाया करती थी, तो वो अपने मैनेजमेंट को संभालने के लिए उस दिन भी वहां पूरा दिन शॉप पर रहा करता था। सारी चीजें बड़े ही मजे से चल रही थी, लेकिन उसके बाद टाइम आता है 18 जुलाई 2009 का, जब कैथी के पास मिन ली की दुकान से काफी सारे फोन आते हैं। उन्होंने कहा कि आज आप लोगों ने दुकान क्यों नहीं खोली? कैथी को कुछ समझ नहीं आया कि मेरा भाई तो संडे को भी दुकान खोलता है और आज उसे ऐसा क्या हुआ कि वो अपनी शॉप पर नहीं गया। तो उसने कस्टमर्स से कहा कि आप लोग थोड़ी देर वेट कीजिए और कुछ ही देर बाद मैं आपको बताती हूँ। कैथी ने मिन ली के पास कॉल किया, लेकिन मिन ली ने वो कॉल रिसीव नहीं किया और इस बात को जानकर कैथी काफी ज्यादा घबरा गई। उसने तुरंत रॉबर्ट के पास जाकर पूरी सिचुएशन बताई कि इस तरह दुकान से फोन आया था और आज मेरे भाई ने जाकर दुकान नहीं खोली है, तो क्या तुम मेरे साथ उनके घर पर चलोगे, क्योंकि आज से पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ। रॉबर्ट उस टाइम अपने गैराज की सफाई कर रहा था और उसने कहा कि चलो ठीक है, हम लोग जाकर वहां
पर देख लेते हैं कि किस तरह की उन्हें प्रॉब्लम है और आज उसने आखिरकार दुकान क्यों नहीं खोली। वो लोग जैसे ही मिल्ली के घर पर पहुंचे उन लोगों ने डोरबेल बजाई, लेकिन अंदर से किसी भी तरह का जब कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो कैथी ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन दरवाजा पहले से ही खुला था। कैथी जैसे ही घर में घुसी तो उसे वहां पर काफी सारी चप्पलें दिखाई देती हैं, तो उसे यही बात समझ आई कि सभी लोग घर के अंदर हैं, लेकिन आखिरकार वो लोग रिस्पॉन्स क्यों नहीं दे रहे। तो उसने उन लोगों के रूम्स में जाकर चेक करना चाहा तो वो देखती है कि लिली अपने रूम में बड़े ही भयंकर तरीके से मृत पड़ी हुई है। किसी ने उसके फेस पर काफी ज्यादा भारी चीज से काफी सारे वार किए हैं और दीवारों को देखा जाए, वहां पर मौजूद बिस्तर को देखा जाए तो वो सारे के सारे खून में लथपथ हो चुके हैं। इस चीज को देखते ही कैथी काफी ज्यादा घबरा गई और वो चिल्लाने लगी। उसने रोते रोते मिल्ली को आवाज लगाई, इरियन को लगाई, लेकिन किसी भी तरह का कोई भी ऐसा व्यक्ति वहां पर मौजूद नहीं था जो कि उसकी बातों का रिप्लाई दे सके। और ये सभी चीजें चेक करती करती जब वो इरियन के रूप में जाती है तो वहां पर उसका भी यही हाल था। उसे भी काफी बुरे तरीके से मारकर वहीं पर उसके बेड पर गिरा दिया गया था। कैथी अभी भी रो रही थी और इसी तरह वो ढूंढते ढूंढते बाकी परिवार के लोगों को हेनरी और टेरी के रूम में भी जाती है। लेकिन जब वो वहां पर पहुंची तो उसने पाया कि जिस हमलावर ने इस घर पर हमला किया था उस दुष्ट व्यक्ति ने 2 छोटे छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ा। अच्छी बात ये थी कि जब ये हमला हुआ ब्रेडा यानी कि उनकी सबसे बड़ी लड़की वो यहाँ पर नहीं थी, दरअसल स्कूल टूर के चलते बाहर गई थी। और उसके अलावा यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद थे वो सारे के सारे मारे जा चुके थे। तुरंत बाहर आकर अपने पति को ये सारी की सारी चीजें दिखाती है कि आखिरकार यहाँ पर कौन व्यक्ति आया होगा जिसने मेरे भाई के परिवार को पूरी तरीके से मरवा दिया। और इसी तरह रोते रोते उसने 911 पर कॉल किया। उसने पुलिस को सारी घटना के बारे में बताया कि मैं यहाँ पर मेरे भाई के पास आई थी, मेरे पास कॉल आया था कि आज उसने दुकान नहीं खोली, तो मैं यहाँ सिर्फ संभालने के लिए आई थी, लेकिन यहाँ पर आकर मुझे ये सब हालत मिलती है। कुछ ही देर बाद पुलिस भी वहां पर आ पहुंचती है, लेकिन उससे पहले रॉबर्ट ने कैथी से कहा कि मुझे इनके माता पिता को यहाँ पर ले आना चाहिए। और दूसरी तरफ कैथी ने भी कहा कि तुम उन्हें ले जरूर आना, लेकिन अब ऐसी हालत में मुझे यहाँ पर अकेला छोड़कर मत जाओ। लेकिन रॉबर्ट ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी और वो अपनी गाड़ी लेकर निकल पड़ता है उनके माता पिता को लेने के लिए। पुलिस वहां पर आ जाती है और पुलिस के आने के बाद भी काफी देर बाद रॉबर्ट उसके माता पिता को लेकर आता है। वहां पर मौजूद जिस भी व्यक्ति ने ये सारी की सारी चीजें देखी वो काफी बुरे तरीके से घबरा चुका था कि आखिरकार ऐसा कौन सा बंदा था जिसने की पूरे की पूरी फैमिली को ही यहाँ पर निपटा दिया। पुलिस को समझ आ चुका था कि ये व्यक्ति कुछ ही दिन पहले इसका अच्छे से कारोबार चलने लगा था और इसके पास काफी सारे पैसे होंगे, तो वो पैसे के लालच में ही किसी व्यक्ति ने यहाँ पर हमला किया होगा। लेकिन जब पुलिस ने उनके घर की जांच की और वहां पर मौजूद चीजों को देखा तो उन्हें समझ आ चुका था यहाँ पर ये सभी चीजें किसी भी तरीके से पैसे के लिए नहीं हुई है, क्योंकि अगर किसी ने पैसे के लिए ये सब किया होता तो वो जरूर यहाँ पर लूटमार करता। लेकिन यहाँ पर इस घर से 1 रुपया भी गायब नहीं है। पुलिस ने दूसरी तरफ ये जानने की कोशिश की कि इस व्यक्ति की किसी के साथ लड़ाई हुई हो या फिर इसका कोई दुश्मन वगैरह हो, तो ऐसा कोई भी व्यक्ति पुलिस के सामने नहीं आ रहा था। ये केस देखते ही देखते लगभग 1-2 घंटे बाद ही न्यूज में ट्रेंड करने लगा और जो ब्रेडा अब टूर पर गई हुई थी उस तक भी ये बात पहुंच जाती है। उसके टीचर्स को इन सब बातों के बारे में बताया जाता है और उसे इमीडिएटली वापस उसके घर पर लाया जाता है। उसका स्कूल ट्रिप फ्लाइट से किसी और जगह पर गया था, लेकिन जब वो वापस एयरपोर्ट पर पहुंचती है तो वहां पर काफी सारे न्यूज एजेंसी वाले पहुंच जाते हैं कि आपके परिवार के साथ ऐसा कुछ हुआ है, क्या आपको इस बात पर शक है कि ये सब किसने किया होगा। लेकिन ये टाइम ब्रेडा के लिए काफी ज्यादा हार्ड था, तो उसके स्कूल वालों ने उसकी काफी ज्यादा मदद की और उसे तुरंत वहां से निकलने में मदद की। पुलिस वहां पर जब इन्वेस्टिगेशन कर रही थी तो काफी सारी रिसर्च के बाद उन लोगों को इस बात का अंदाजा होने लगता है कि जिस भी व्यक्ति ने इस फैमिली का कत्ल किया है वो इस फैमिली को जानता था, क्योंकि अगर देखा जाए उस कातिल का इस घर में एंट्री को तो उसने ये दरवाजा तोड़कर एंट्री नहीं की, जबकि इसे खोलकर इसके अंदर घुसा था। तो हो ना हो जो कोई इस परिवार का कातिल है वो इसकी जान पहचान वाला था। और दूसरी तरफ उसे इस बात का भी पूरा अंदाजा था कि इस घर में कौन सी चीज कहां पर रखी हुई है और कौन सी चीज ऐसी है जो कि उसे परेशान कर सकती है, जिसके चलते उसने यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी सबूत नहीं छोड़ा। क्योंकि इतना बड़ा हादसा हो जाने के बाद भी ना तो यहाँ पर किसी व्यक्ति का कोई फिंगरप्रिंट मिला और ना ही किसी तरह के और एविडेंस। और तो
और जो मर्डर वेपन था वो भी वो कातिल अपने साथ ही ले गया। एक खास बात ये भी थी कि जो इस घर की मेन लाइट थी वो भी उस व्यक्ति ने बंद कर दी ताकि उसे कोई देख ना पाए। और रात के अंधेरे में लाइट जाने के बाद तो आप लोग जानते ही हैं कि कोई व्यक्ति जितना देख सकता है उतनी भी अपनी मदद नहीं कर पाता। और इन सभी एविडेंस को देखकर पुलिस वाले अंदाजा लगाने लगते हैं कि आखिरकार ऐसा कौन सा बंदा होगा जो कि इनके पास आराम से आ सकता है, जो कि इनके घर के चप्पे चप्पे को जानता हो और इनकी घर की चाबी भी उसके पास हो। तो शक के तौर पर वो लोग कैथी और रॉबर्ट से पूछना शुरू करते हैं। दूसरी तरफ उन लोगों ने ब्रेडा से भी पूछा कि आखिरकार बेटा कोई क्या ऐसा व्यक्ति था जिसके साथ तुम्हारी दुश्मनी चल रही हो और वो ऐसा कुछ कर सकता हो। तो ब्रेडा ने तो इस बात से साफ इनकार कर दिया। लेकिन जब वो लोग कैथी और रॉबर्ट से इस बारे में पूछते हैं तो कैथी ने साफ साफ ये बात बोल दी कि सर मैं अपनी फैमिली से काफी ज्यादा प्यार करती थी और ऐसा हम लोग उनके साथ बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो आज हम लोग उसी फैमिली की वजह से रह रहे हैं। मेरे पति का सारा बिजनेस डूब चुका था और हमारे पास किसी भी तरह का कोई पैसा वगैरह नहीं था, तो मेरे भाई ने ही हमारी यहाँ पर रहने में मदद की थी। लेकिन दूसरी तरफ जब रॉबर्ट से इस बारे में पूछा गया कि उस टाइम तुम कहाँ पर थे और ये सब तुम्हें क्या लगता है कि कौन कर सकता है, तो वो इन सभी चीज़ों को अच्छे से नहीं बता पा रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे कि वो किसी न किसी चीज़ को छिपा रहा हो। और इन्हीं सब उसकी हरकतों को देखकर पुलिस का उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा शक होना शुरू हुआ। Anything you may say or do will be recorded on DVD, video and audio, and may later be used in evidence of court. Do you understand that? Yep. Uncle Robert had discovered the crime scene with his wife Kathy. How long was it before you noticed the blood? Sorry. Maybe a few seconds, I'm not sure. Few seconds? Few seconds. He was interviewed extensively by police. पुलिस और जगह पर भी काफी ज्यादा छानबीन कर रही थी, लेकिन उसके साथ साथ उन लोगों ने रॉबर्ट पर भी अपनी नजर रखी। और इसी बीच उन लोगों को पता चलता है कि रॉबर्ट के जो गैरेज है उसमें कैमरा लगा हुआ है। और वैसे भी अगर इनके कुछ एक रूम्स को देखा जाए तो वहां पर भी कैमरा लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर मौजूद काफी सारे घरों में ये कैमरे लगवा दिए गए थे, क्योंकि इनकी जो मेड थी वो काफी सारा इनका सामान इधर से उधर करती रहती थी। तो वहां पर मौजूद काफी सारे घर वालों ने यही डिसाइड किया था कि हम लोग इस तरह कैमरा लगवा देंगे और हमारी मेड की जो सारी की सारी चोरी वगैरह करना है हम लोग उसे पकड़ लेंगे। और इसी तरह छानबीन करते करते उन लोगों के हाथ एक फुटप्रिंट मिलता है, जिसका वो फुटप्रिंट था उस व्यक्ति ने कुछ न कुछ अपने पैरों में पहन रखा था, जिसके चलते इस बात का सटीक अंदाजा तो नहीं लगाया जा सकता कि ये किसका होगा, कितने नंबर का होगा, लेकिन अंदाजा ये था कि जिस भी व्यक्ति का ये फुटप्रिंट है उसका जूता 8.5 या फिर 10 नंबर का रहा होगा। तो पुलिस वालों ने यही अंदाजा लगाया कि हम लोगों को रॉबर्ट पर थोड़ा शक है, तो क्यों न हम लोग इसके जो सीसीटीवी कैमरा है उसे चेक कर लेते हैं, हो सकता है हमें वहां से कोई ना कोई क्लू मिल जाए। और जब वो लोग उस सीसीटीवी फुटेज को देखते हैं तो उसमें उन लोगों ने पाया कि रॉबर्ट एक जूते को ले जाकर छोटा छोटा काट कर टॉयलेट सीट में बहा रहा है। इस चीज को देखकर पुलिस को उसके ऊपर थोड़ा शक होने लगा और पुलिस ने अंदाजा लगाया कि अब जो इनकी ये न्यूज़पेपर वाली एजेंसी है अब इसका क्या चल रहा है और इसका जो इनकम सोर्स है वो किसको जा रहा है। तो उन लोगों ने पाया कि इससे जितनी भी कमाई हो रही है वो सारी की सारी कैथी और रॉबर्ट यूज कर रहे हैं। इस टाइम ब्रेडा को तो अकेला छोड़ा नहीं जा सकता था, क्योंकि वो काफी ज्यादा छोटी थी, तो उसे भी कैथी और रॉबर्ट ने ही अडॉप्ट कर रखा है। और उन्होंने बोला था कि जब तक ये बड़ी नहीं हो जाती, समझदार नहीं हो जाती, हम लोग इसकी एजेंसी को संभाल लेंगे और उसके बाद जैसे ही ये संभालने लायक होती है तो हम लोग इसे वापस इसकी एजेंसी लौटा देंगे। लेकिन हाल फिलहाल की अगर हालत देखी जाए तो पूरा का पूरा इनकम सोर्स कैथी और रॉबर्ट यूज कर रहे थे। इस बात का पता जैसे ही पुलिस को चलता है तो उन लोगों ने ब्रेडा को अपने पास बुलाया और उन लोगों ने पूछा कि बेटा तुम अपने अंकल रॉबर्ट के बारे में क्या सोचती हो, कि क्या वो इस खून के पीछे हो सकते हैं। तो ब्रेडा ने कहा कि मुझे रॉबर्ट अंकल बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। जब वो पहले भी हमारे घर पर आया करते थे तो मुझे बैड फीलिंग के साथ टच किया करते थे, और अब अगर देखा जाए
तो जब उन लोगों ने मुझे एडॉप्ट किया था तो मैंने साफ साफ इस बात के लिए इनकार किया था कि मैं इनके साथ नहीं जाना चाहती, लेकिन पुलिस ने मुझे यही बात कही कि बेटा अब तुम्हारे परिवार में से कोई बचा नहीं और तुम अकेली नहीं रह सकती। तो उसके चलते उन लोगों ने मुझे जबरदस्ती इनके साथ भेज दिया, लेकिन मैं इसके साथ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती, क्योंकि जब से मैं इनके पास गई हूँ तो ये मुझे और ज्यादा टच करने लगे हैं। मैं इनके पास रहकर अपने आप को सेफ महसूस नहीं कर पा रही हूँ। पुलिस को धीरे धीरे काफी सारा मामला समझ आने लगा। उन्होंने कहा कि जैसे ही लिन फैमिली का एंड हुआ तो सारा का सारा जितना भी इनकम का सोर्स था उनकी न्यूज एजेंसी वाला, वो सारा का सारा कैथी और रॉबर्ट के पास आ चुका है। और दूसरी तरफ अगर रॉबर्ट को देखा जाए तो वो ब्रेडा के लिए काफी ज्यादा बुरी फीलिंग्स रखता है और हो सकता है ये अटैक रॉबर्ट ने ही किया हो, और वो भी तब जब ब्रेडा अपने घर से बाहर थी, क्योंकि वो उसके लिए काफी ज्यादा बैड फीलिंग्स रखता है। हो सकता है इस लड़की के ऊपर उसकी बुरी नजर हो, और दूसरी तरफ अगर उसे देखा जाए तो वो पूरी तरीके से बेरोजगार भी है और इस टाइम तो उसके लिए सोने पर सुहागा है। और इन्हीं सब चीजों के चलते उन लोगों ने रॉबर्ट को अपने साथ पुलिस स्टेशन पूछताछ के लिए लेकर गए। वहां पर जाते ही उन लोगों ने जितने भी एविडेंस इकट्ठे किए थे वो सारे के सारे रॉबर्ट के सामने रखे और उससे ही पूछा कि क्या तुम ये सब प्लान कर रहे थे। रॉबर्ट ने इस बात से बिल्कुल साफ इनकार कर दिया और उसने कहा कि सर वो मेरी बेटी जैसी है और मैं ऐसा कुछ बिल्कुल भी नहीं कर सकता। हाँ, मैं काफी बार उसके साथ इस तरह मस्ती करता रहा करता था, लेकिन मेरे दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन पुलिस का रॉबर्ट के ऊपर अभी भी शक था, तो वो लोग वहां पर उनके घर पर तहकीकात करने के लिए जाते हैं कि हो सकता है कोई ना कोई ऐसी चीज हमें मिल जाए जो कि इस बात की तरफ इशारा करती हो कि ये उस केस से रिलेटेड है। और जैसे ही पुलिस उनके घर पर पहुंचती है, वहां पर तहकीकात करती है, तो वहां पर उन्हें कुछ खास नहीं मिला। लेकिन जब वो लोग गैराज में पहुंचते हैं तो वहां पर उन्हें एक ऐसी चीज मिली जिसके ऊपर काफी सारा खून लगा हुआ था। पुलिस ने तुरंत उस हथियार को अपने कब्जे में ले लिया और उसे इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज दिया। जब उसकी रिपोर्ट सामने आई तो उसमें पता चला कि इसके ऊपर 5 लोगों का खून लगा हुआ है, जैसा कि वो रिपोर्ट आप लोग यहाँ स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। और जिन 5 लोगों का खून इस पर लगा हुआ था वो थे मिल्ली, लिली, इरियन, हेनरी और टेरी। अभी तक कैथी लगातार इसी बात को बोलती जा रही थी कि मेरा पति ऐसा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अगर यहाँ पर देखा जाए तो हम लोग हमारे भाई के कारण ही रह रहे हैं और मेरा पति मेरे भाई के बारे में ऐसा कुछ नहीं कर सकता। लेकिन 5 मई 2011 को उसे अरेस्ट कर लिया गया। वो काफी सारी दलीलें देता है कि मैंने ये सब नहीं किया और मैं नहीं जानता कि ये आखिरकार हथियार मेरे यहाँ गैराज में कैसे आ पहुंचा, जिसके कारण ये केस इसी तरह 2017 तक चलता है। और 2017 में ये प्रूव हो गया कि उन 5 लोगों को मारने वाला कोई और नहीं जबकि रॉबर्ट ही था, और उसकी ऐसी हरकतों को देखकर उसे 5 बार उम्र कैद की सजा दी गई। ब्रेडा के लिए ये काफी ज्यादा झंझोड़ देने वाली बात थी कि जिस अंकल आंटी के लिए उसके पिता ने घर बनवा कर दिया, उन्हें रहने के लिए पूरा प्रबंध करके दिया, उसी अंकल ने उसके पूरे के पूरे परिवार को निपटा दिया। ये सारी चीजें प्रूव हो जाने के बाद रॉबर्ट से पूछा भी गया था कि आखिरकार तुमने ये सब क्यों किया, तो रॉबर्ट ने कहा कि मैंने अपना डॉक्टरी वाला पैशन अपनाया लेकिन वो नहीं चला, मैंने रेस्टोरेंट खोला लेकिन वो भी नहीं चला, मैंने काफी सारे और काम धंधे भी छेड़े लेकिन उनमें से कोई भी ऐसा काम नहीं था जो कि अच्छे से मेरा ग्रो हो रहा हो। मैंने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करने में लगा दी लेकिन बदले में मुझे कुछ नहीं मिला। लेकिन दूसरी तरफ मिल्ली को अगर देखा जाए तो इसने सिर्फ और सिर्फ पहली बार ट्राई किया था और उसी टाइम इसका इतना गजब का काम चल पड़ा कि मैं कुछ बता नहीं सकता। और ये सब चीजें अगर मेरे लिए देखी जाए तो ये काफी ज्यादा निराशाजनक थी। अभी भी मैं काफी ज्यादा हार्ड वर्क कर रहा था लेकिन अपने परिवार को चलाने तक का पैसा मेरे पास नहीं था। तो मेरे दिमाग में यही बात आई कि मैं इसको निपटा देता हूँ, उसके बाद जितनी भी एजेंसी से पैसा मिलेगा वो मेरे पास आएगा और जब तक ये ब्रेडा बड़ी होगी तब तक हम लोग अपना कुछ ना कुछ कर लेंगे। वैसे दोस्तों आप लोग इस केस के बारे में क्या कहना चाहेंगे, और खासकर उसमें भी रॉबर्ट के बारे में, और बेचारी ब्रेडा के बारे में तो कहना ही क्या जिसका पूरा का पूरा परिवार ही उजड़ चुका हो। वैसे दोस्तों अगर आप लोग इस केस के बारे में मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज डाल दीजिएगा, और इसी के साथ दोस्तों मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर कर लीजिएगा क्योंकि वहां पर भी मैं काफी सारी शॉर्ट्स वीडियो डालता रहता हूं। और आज का शाउट आउट प्रीति को, एंड राइट ए ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए केस के साथ।